नाइन्थ की ऑनलाइन साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने डिजीज़ के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। हम अब आगे पढ़ते हैं द वेज इन विच डिजीज़ स्प्रेड एंड द वेज इन विच दे कैन बी ट्रीटेड एंड प्रिवेंटेड एट द कम्युनिटी लेवल वुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिजीज़। यानी कि वो तरीके है ना जिनकी सहायता से डिज़ीज़ जो है वो स्प्रेड होती है, या वो तरीके जिनकी सहायता से हम इन बीमारियों को है ना ट्रीट कर सकें, इनको इलाज कर सकें, इनको रोक सकें। कहाँ पर? ताकि ये क्या हो कि कम्युनिटी लेवल पर ये स्प्रेड न हो, है ना। तो वो सभी जो तरीके हैं या वो सभी जो वेज हैं वो डिफरेंट डिजीज़ के लिए डिफरेंट टाइप के होते हैं, है ना। और यहाँ तक कि ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा तरीका, कौन सा जो प्रोसेस है वो यूज़ करें इनको प्रिवेंट करने के लिए। तो वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि ये डिज़ीज़ जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है ना। इस पर भी ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, है ना। इन्फेक्शियस डिजीज़ तो क्या होता है उसमें पहले 13.1 इन्फेक्शियस एजेंट, है ना। इन्फेक्शियस एजेंट क्या होता है? तो वी हैव सीन दैट द एंटायर डाइवर्सिटी सीन इन द लिविंग वर्ल्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ फ्यू ग्रुप्स, है ना। इस पृथ्वी के ऊपर या इस अर्थ पर जितनी भी डाइवर्सिटी आपको नज़र आ रही है, जितनी भी विविधता आपको नज़र आ रही है, उसको हम उन सभी को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कुछ ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। उन सभी जैसे इतने सारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधों से लेकर वनस्पति जगत से लेकर के, है ना, और ह्यूमन या एनिमल जगत तक, है ना। इन सभी की जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के, है ना, लार्ज स्केल पर ह्यूज एनिमल की बात करें तो इन सभी को हम कुछ ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं, है ना। और दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और ये जो क्लासिफिकेशन कर रखा है वो उन ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम उनको क्लासीफाई करते हैं, है ना। तो ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिजीज आर फाउंड इन अ वाइड रेंज ऑफ सच कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। तो ये क्लासिफिकेशन जो अपन करते हैं तो उनमें इन डिजीज़ को कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म को भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं, है ना। उन कैटेगरीज में इनका भी कोई कैटेगरी आती है तो ये जो है बहुत ही बड़ी रेंज है जिसके अंदर इनको कैटेगराइज किया जाता है, या बहुत सारे कैटेगरी हैं जिनमें हम इनको क्लासीफाई करते हैं, है ना। तो सम कुछ जो है वो इस तरीके से हैं, सम ऑफ देम आर वायरसेस, है ना। कुछ डिजीज़ कॉजिंग एजेंट हैं, उनमें से कुछ वायरस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं और कुछ फंगस होते हैं, है ना। और कुछ जो है वो सिंगल सेल्ड एनिमल्स जैसे कि प्रोटोजोन्स वगैरह हो सकते हैं। तो मोस्टली डिजीज़ कॉज करने वाले ये ऑर्गेनिज्म हैं, जिसमें पहला है वायरस, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा है फंगस और फिर प्रोटोजोन्स। ये मोस्टली लोगों को बीमार करने में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Some disease are also caused by multicellular organisms such as worms and different kind, है ना, worms of different kind। कुछ ऐसे worms भी हैं जो मल्टीसेलुलर हैं। ये तो अभी जो अपन ने बात की थी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, है ना, और ये जो प्रोटोजोन्स ये सिंगल सेल्ड या स्मॉल माइक्रोस्कोपिक होते हैं। लेकिन कुछ जैसे वर्म्स वगैरह हैं, जैसे रिंग वर्म है, एस्केरिस है, जैसे टैप वर्म है, एस्केरिस हैं, ये जो है बड़े बड़े जानवर हैं और ये मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। और ये भी हमारे को डिफरेंट काइंड की डिजीज़ जो है वो कॉज करते हैं। ओके, और उसके बाद अपन देखते हैं ये जो फिगर दे रखे हैं यहाँ पर, फिगर 13.1a से लेकर के 13.1e तक के जितने भी हैं ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। जैसे कि पहला जो फर्स्ट जो चित्र है 13.1a, ये सार्स का वायरस है ना। सार्स वायरस का फिगर है जो आप देख सकते हैं
अभी आप जो देखेंगे कोरोना वायरस के जो फिगर कैसा है ना, अभी आपने देखा अभी कॉमन ये बीमारी चल रही है जिसके पेंडेमिक एक्ट के अंदर, इसके कारण हमारी स्कूलें भी बंद है अभी, है ना। तो ये सॉर्स का वायरस जो कभी चला था, जिसके कारण भी ऐसा ही महामारी फैली थी, पेंडेमिक हुआ था। तो पिक्चर ऑफ सार्स वायरस कमिंग आउट, सी एरोज फॉर एग्जांपल, इसमें आप देख सकते हो सॉर्स के वायरस को। तो कमिंग आउट ऑफ अ सरफेस ऑफ एन इन्फेक्टेड सेल, है ना, इन्फेक्टेड सेल के सरफेस से इसको लिया है। द वाइड स्केल, है ना, द वाइड स्केल लाइन रिप्रेजेंट 500 नैनोमीटर्स, है ना। ये इतनी सी जगह है, वो कितनी है, ऊपर 500 नैनोमीटर लिखा ना, इतनी सी स्पेस है, उसको 500 नैनोमीटर दिया गया है। विच इज़ हाफ अ माइक्रोमीटर, एक माइक्रोमीटर का भी आधा है। विच इज़ 1000, है ना, 1000th ऑफ द मिलीमीटर, मिलीमीटर का 1000वां भाग है। और द स्केल लाइन गिव अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्मॉल द थिंग्स वी आर लुकिंग एट आर, है ना। ये कितना छोटा है, इसको अपन को ये बता रहा है कि इतना छोटा सार्स का वायरस है, कोरोना का वायरस देखो आप कितना छोटा है, हमें दिखता भी नहीं है ना। तो कब हम उससे इन्फेक्ट हो जाए हमें खुद को पता नहीं चलता। तो इसी तरीके से दूसरा पिक्चर आप देख सकते हैं, है ना, यह है स्टेफाइलोकोकाई, है ना, पिक्चर ऑफ स्टेफाइलोकोकाई। ये क्या है, एक बैक्टीरिया है ना, विच कैन कॉज एक्ने, है ना, एक्ने मुहासे जिसको अपन बोलते हैं। तो ऐसे मुहासे होने का कारण, एक्ने होने का कारण जो है वो स्टेफाइलोकोकाई नाम का जो बैक्टीरिया है उससे ऐसा होता है ना। और इसके साथ ही ये 13.1c जो है वो ट्रिपेनोसोमा, है ना, ट्राइपेनोसोमा एक प्रोटोजोआ है ना। तो उसका पिक्चर दे रखा है यहाँ पर, पिक्चर ऑफ ट्रिपेनोसोमा, द प्रोटोजोन्स ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस, है ना, अनिद्रा रोग। यानी अगर ये जो ट्रिपेनोसोमा हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तो फिर हमें नींद ही नहीं आती, आंखें खुली की खुली रहती है, दिन रात आप सो नहीं पाते हो, है ना, सिर दर्द करता है, तो तकलीफ हो जाती है बहुत खतरनाक, और इवन डेथ तक हो सकती है इससे, है ना। फिर आप देखेंगे, हाँ, अगला ये है लेशमानिया, है ना, 13.1d, ये लेशमानिया क्या है, द प्रोटोजोन्स ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज काला अजर, है ना, काला अजर जो डिजीज़ है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, बहुत छोटा सा है। अब ये जो है बड़ा है, ये थोड़ा सा, इसको अपन, है ना, ये जो अपने अभी भी देखे थे ये सभी माइक्रोस्कोपिक थे, है ना। और माइक्रोस्कोपिक में भी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, हमारे जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप अपनी लैब में है उनसे ये नज़र नहीं आते, है ना। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा गया है इनको, जैसे अपने ये कोरोना वायरस है उसको भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसका कोरोना शेप जो है बताई गई है ना, बॉल लाइक शेप, उसके ऊपर छोटे छोटे से डॉट ऐसे, है ना। अब ये जो है पिक्चर 13.1e, ये राउंड वॉर्म, है ना, जिसको अपन एस्केरिस कहते हैं, एस्केरिस लिम्ब्रिकॉइडेस, है ना, इसका नाम है। और ये जो है वो कम से कम 3 या 4 सेंटीमीटर लंबा होता है, सीएम, है ना, इतना लंबा होता है। ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर एंटर कर जाता है। हम जो खाना खाते हैं ना, अगर उसको धो करके नहीं खाएं, कोई भी कच्चे फल वगैरह, है ना, तो उनको धो करके क्लीन करके साफ़ करके नहीं खाते हैं, तो ये हम उनके साथ इसके जो एग्स जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बड़ा होता रहता है और फिर डिजीज़ कॉज करता है। ओके, तो ये आपको मैंने बताया। तो कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस आर द कॉमन कोल्ड, है ना। वायरस से बहुत सारी बीमारियां होती है जिसमें कॉमन कोल्ड है ना, इन्फ्लुएंजा है ना, जैसे H1N1 जिसको अपन ने स्वाइन फ्लू कहा था। अभी जो वायरस है कोरोना वायरस, जिससे कोविड-19 जिसका नाम है ना, तो कोरोना की जो डिजीज़ है वो भी। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा है, डेंगू का भी वायरस होता है। इसके अलावा एड्स है, ये सभी जो है वायरस कॉज्ड डिजीज़ है ना। डिजीज़ लाइक टाइफाइड, जैसे टाइफाइड की बात करें, टाइफाइड फीवर, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस और एंथ्रेक्स, ये सभी जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा होती है ना, ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ फंजाई, है ना। जैसे अपन कहते हैं ना, वो दाद जिसको अपन बोलते हैं ना, दाद हो जाती है ना अपने स्किन के ऊपर, है ना, तो ये फंगस के द्वारा होती है ना।
तो रिंग वॉर्म जिसको अपन बोलते हैं, है ना, दाद नाम सुना होगा आपने, और कभी कभी होती है खुजली चलती है उस पर बहुत सारी। तो ये जो है वो फंगस के द्वारा होती है। जैसे अब कुछ और भी माइक्रोब्स हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे प्रोटोजोन्स, है ना, प्रोटोजोन माइक्रोब्स कॉज मैनी फैमिलियर डिजीज सच एज मलेरिया, काला अजर, है ना, ये प्रोटोजोन से होती है। ऑल ऑफ अस हैव आल्सो कम अक्रॉस इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेक्शन, है ना, हमारे में से किसी को न किसी को ये इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेक्शन भी हुआ होगा, जिसको अपन ने अभी एस्केरिस नाम बताया ना मैंने, एस्केरिस, इसके द्वारा हो जाता है। पहले एक बीमारी चलती थी जिसका इंग्लिश नाम तो मेरे को नहीं पता, नारू रोगी या ऐसा कुछ बीमारी हो जाती थी, जिसमें अपने मेवाड़ी लैंग्वेज में उसको बाला कहते थे, बाला, है ना। आपने किसी दादा को किसी को पूछना, वो बताएंगे ये बाला क्या होता है। वो फिल्म पिक्चर वाला बाला नहीं भाई, ये बाला ऐसा एक बीमारी थी जो अपने पैरों से उनके वो ऐसी एक अपने जो धागा होता है ना, थ्रेड, वाइट थ्रेड, ऐसी जो डिजीज काउजिंग जो एनिमल था, वो ऐसे पैरों में से बाहर निकलता उस अपने पैर के यहाँ से, है ना। तो बहुत दर्द करता था। तो ये बीमारी अब ख़त्म हो गई है, इसका अपरूटिंग कर दिया गया है दवाइयों से ऐसे, लेकिन वो भी बहुत टिपिकल डिजीज़ थी। तो ऐसे बहुत सारे डिजीज़ हैं। ऑल ऑफ अस हैव आल्सो कम अक्रॉस इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेक्शन एज वेल एज डिजीज लाइक एलिफेंटाइसिस कॉज्ड बाय डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वर्म्स, है ना। एक ये एलिफेंटाइसिस की बीमारी भी है। देखिए आप, एलिफेंटाइसिस में क्या होता है, अपने जो पैर है ना वो हाथी जैसे हो जाते हैं। हाथी का पैर कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा हो जाता है। कोई एक पैर हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, या एक ही हो जाए, है ना, इतना। और वो आदमी चलने फिरने में भी तकलीफ हो जाती है उसको बेचारे को। तो टिपिकल कंडीशन हो जाती है एलिफेंटाइसिस, ये भी वॉर्म्स के द्वारा होते हैं, है ना। तो वाई इज इट इम्पोर्टेंट दैट वी थिंक ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स, है ना। तो ये जितने भी इन डिजीज़ हैं, इन डिजीज़ को कॉज करने में ये कोई न कोई एजेंट या कोई न कोई रोग कारक जिसको अपन कहते हैं, है ना, जैसे बैक्टीरिया, जैसे वायरसेस, जैसे प्रोटोजोन्स, जैसे वॉर्म्स, है ना। तो ये जो है कोई न कोई इन्फेक्शियस एजेंट है। तो अपन इन इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, है ना, या इनकी कैटेगरीज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो इसका भी रीज़न है कि इनको कैटेगराइज करने से हमारे को क्या फ़ायदा हो रहा है। द आंसर इज दैट दीज कैटेगरीज आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू यूज़, है ना। यानी कि ये अपन इसको कैटेगराइज इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमें किस टाइप की जो है इलाज जो है इनके लिए करना है। जैसे अगर वायरस से रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो हम वायरस की टैबलेट या वायरस से रिलेटेड कोई दवाई देंगे। अगर बैक्टीरिया से रिलेटेड डिजीज़ है तो बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई दवाई वगैरह देंगे। अगर कोई वॉर्म से रिलेटेड डिजीज़ है तो उसको वॉर्म से रिलेटेड दवाई देनी पड़ेगी। इसलिए हम इनको कैटेगराइज करना चाह रहे हैं कि ये जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स हैं इनको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है ना। तो मेंबर्स ऑफ ईच वन ऑफ दीज ग्रुप्स, जैसे वायरसेस है, बैक्टीरिया है एंड सो ऑन, हैव मैनी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन, है ना। तो ये जो एक ही ग्रुप के जो एजेंट है या एक ही ग्रुप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर एक पर्टिकुलर सेम टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग है तो हम सभी एक ही कैटेगरी में आते हैं, तो हमारी भी कोई अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उसी तरीके से इन बैक्टीरियाज़ की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वायरसेस की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वर्म्स की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इस तरीके से अलग अलग एनिमल्स की या अलग अलग माइक्रोब्स की अलग अलग कैटेगरीज होती है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसलिए हम उनको कैटेगराइज करके उनकी पर्टिकुलर कैटेगरीज या पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ना चाह रहे हैं, हम उसको समझना चाह रहे हैं, इसलिए हम इनको कैटेगराइज करते हैं या इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है ना। जैसे कि अगर अपन देखें, ऑल वायरसेस फॉर एग्जांपल लिव इनसाइड होस्ट सेल। जैसे वायरस होता है वो हमेशा किसी न किसी होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाता है ना, उसके अंदर ही जिंदा रहता है। मैंने बताया ना, वायरस जो होता है वो डेड मॉलिक्यूल होता है, लेकिन जैसे ही वो किसी भी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है तो उसके अंदर एंटर कर जाता है और अपना कारोबार चालू कर देता है ना, यानी वो लिविंग हो जाता है। तो नॉन लिविंग जो मॉलिक्यूल्स था वो लिविंग मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से
बैक्टीरिया जो है वो किसी होस्ट सेल समझे ना आप, वायरस जो है वो होस्ट सेल के अंदर रहता है, जबकि बैक्टीरियाज वेरियस बैक्टीरियाज है ना वेरी रेयरली डू, है ना, बैक्टीरिया कभी किसी होस्ट सेल के अंदर एंटर नहीं करता, वो बाहर से ही उस सेल को इफेक्ट करता है। ओके, तो वायरसेस बैक्टीरिया एंड फंजाई मल्टीप्लाई वेरी क्विकली, ये बहुत ही फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, वाइल वॉर्म्स मल्टीप्लाइड वेरी स्लोली इन कंपेरिजन, है ना, कंपेरिजन अगर अपन तीनों का चारों का कंपैरिजन करें तो वायरस बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो बहुत ही जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं और फटाफट अपना न्यू इंडिविजुअल डेवलप कर लेते हैं, है ना, जबकि वॉर्म्स जो है वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई करता है। और ठीक है, फिर आता है टैक्सोनॉमिकली ऑल बैक्टीरियाज आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर देन टू वायरस एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर अपन टैक्सोनॉमिकली अगर उनकी स्टडी करें तो हम देखते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, जबकि वायरस जो है से वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वायरस से अलग टाइप के होते हैं, और वायरस सभी एक ही तरीके की कैरेक्टर्स रखते हैं, एक ही तरीके से वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, है ना। और this means that many important life processes are similar in the bacteria group but are not shared with the virus group। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया हैं वो उनका जो लाइफ प्रोसेस है, जो उनकी बॉडी के अंदर जो लाइफ प्रोसेस होते हैं वो सभी बैक्टीरियाज के अंदर सेम टाइप का होता होगा, और वायरस हैं उनके अंदर जो लाइफ प्रोसेस होता है वो भी सभी वायरसेस के अंदर सेम काइंड का होता होगा, है ना। जैसे अपन ह्यूमन बींग है तो हमारा जो लाइफ प्रोसेस है वो सभी ह्यूमन बींग में सेम काइंड का लाइफ प्रोसेस होता है। एनिमल्स हैं जैसे काउस बफेलोज वगैरह, ये अदर एनिमल्स हैं तो उनका लाइफ प्रोसेस है, उनके अंदर अलग टाइप के लाइफ प्रोसेस है, लेकिन वो उनमें कॉमन है। जिस तरीके से हमारे लाइफ प्रोसेस हम ह्यूमन बींग के अंदर कॉमन है, उसी तरीके से बैक्टीरिया के लाइफ प्रोसेस बैक्टीरिया में कॉमन है, सभी बैक्टीरियाज के अंदर कॉमन है, और वायरसेस के लाइफ प्रोसेस है जो सभी वायरसेस के अंदर कॉमन है ना। तो एज अ रिजल्ट ड्रग्स दैट ब्लॉक वन ऑफ दीज लाइफ प्रोसेस इज वन मेंबर ऑफ द ग्रुप इज लाइकली टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। इसलिए अगर अपन इससे क्या होता है कि जैसे किसी एनिमल को ख़त्म करना है या किसी जीव को मारना है या उसको अपरूटिंग करना है तो हमें उसका कोई एक पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस है उसको बंद कर दो तो वो अपने आप ही मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। अगर आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया का इफेक्ट है, जैसे किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया ने आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर लिया, अब आपको जैसे किसी साइंटिस्ट ने कोई दवाई बनाई, उस दवाई को उसमें यूज़ लिया और वो उसका कोई लाइफ प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया और वो जीव मर गया, जैसे वो बैक्टीरिया ख़त्म हो गए और हम स्वस्थ हो गए, एकदम कंप्लीट हो गए, है ना। तो अब वो बैक्टीरिया की जो वो पर्टिकुलर डोज है या दवाई है ना, तो उसका मेडिसिन है उसको अपन क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे। जब भी किसी दूसरी टाइप का कोई बैक्टीरिया आएगा तो हम उसके ऊपर भी उसको अप्लाई करेंगे। अगर वो बैक्टीरिया है तो उससे वो दवाई उस पर भी काम करेगी, उसकी किसी लाइफ प्रोसेस को उसके लाइफ प्रोसेस को भी वो दवाई जो है वो प्रोहिबिट कर देगी, रोक देगी या ख़त्म कर देगी। तो इससे क्या होता है कि पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए जो दवाई बनाई थी उसका यूज़ जो है हम दूसरे बैक्टीरिया पर भी कर सकते हैं। अगर किसी वायरस को ख़त्म करने के लिए हमने जो दवाई बनाई उसका यूज़ है हम दूसरे वायरस को ख़त्म करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो है ना, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बैक्टीरिया पर जो दवाई काम ले रहे हैं, उसी ड्रग का यूज़ कर रहे हैं, वो दूसरे बैक्टीरिया पर भी काम आ जाती है। बट द सेम ड्रग विल नॉट वर्क अगेंस्ट द माइक्रोब बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट ग्रुप। लेकिन वो ही दवाई अगर अपन जैसे बैक्टीरिया की दवाई को अपन वायरस के ऊपर काम में लेना चाहें तो शायद वो काम नहीं करेगी, है ना, क्योंकि वायरस की जो क्या वो टैक्सोनॉमी जो है वो अलग टाइप की है और बैक्टीरिया की टैक्सोनॉमी अलग टाइप की है। तो इसीलिए अपन देखते हैं हमारे यहाँ पे भी तो आप देखो जो पशु होते हैं कैटल्स, उनके लिए अलग टाइप की दवाई होती है और ह्यूमन बींग के लिए अलग टाइप की दवाई होती है। हमारी दवाइयाँ उनको थोड़ी खिलाते हैं क्या, या उनकी दवाइयाँ अपन थोड़ी खाते हैं। तो सेम बात है, वायरस की जो टैबलेट्स ड्रग्स हैं वो वायरस के ऊपर वर्क ली जाती है और अदर जो एनिमल्स हैं जैसे बैक्टीरिया है उनकी दवाई जो है उनके ऊपर उनके जो पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर उसको यूज़ लिया जाता है। इसलिए अपन इस ग्रुपिंग के बारे में लर्न कर रहे हैं। जैसे अपन यहाँ देखते हैं कि इसका एग्जांपल भी समझा रखा है आपको कि एज एन एग्जांपल लेट अस टेक एंटीबायोटिक्स, है ना। एंटीबायोटिक्स जो होती है वो क्या करती है,
बैक्टीरिया को ख़त्म करती है एंटीबायोटिक्स, है ना। दे कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवेज इम्पोर्टेंट फॉर बैक्टीरिया। ये एंटीबायोटिक्स क्या करती है, जो बैक्टीरिया की जो बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल जो रिएक्शंस है बॉडी की, है ना, बायोकेमिकल पाथवेज जो है, इम्पोर्टेंट पाथवेज है बैक्टीरिया के लिए, उनको ये एंटीबायोटिक्स क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है ना। तो उसके साथ ही मैनी बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल मेक अ सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ। बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने चारों तरफ एक सेल वॉल बना लेते हैं। ओके, देखो बैक्टीरिया एक ऐसा जीव है जिसके अंदर सेल वॉल होती है, बल्कि सेल वॉल तो केवल प्लांट में होती है, लेकिन बैक्टीरिया के ऊपर भी सेल वॉल होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है, आपको ध्यान रखना है इस बात का कि बैक्टीरिया के ऊपर भी सेल वॉल होती है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने चारों तरफ ऐसी सेल वॉल बना लेते हैं अपने खुद के प्रोटेक्ट के लिए। तो फिर ये एंटीबायोटिक, जैसे कि पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक है ना। तो ये क्या करती है, द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ब्लॉक द बैक्टीरियल प्रोसेस दैट बिल्ड द सेल वॉल। तो ये पेनिसिलिन जो दवाई है, अगर उसको अपन उस बैक्टीरिया के ऊपर डाल दें या वो दवाई अपन ले लें, तो हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो उस बैक्टीरिया की जो सेल वॉल बनाने की जो प्रोसेस है ना, उसको वो ख़त्म कर देगी या सेल वॉल बनने नहीं देगी, है ना। तो इससे क्या होगा, वो बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे हमारी जो WBC है उस बैक्टीरिया को क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी, है ना। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, द ग्रोइंग बैक्टीरिया बिकम अनएबल टू मेक अ सेल वॉल एंड डाई इजीली। ठीक है, तो ह्यूमन सेल डू नॉट मेक अ सेल वॉल एनीवे। और दूसरी बात आप देखो कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनके ऊपर सेल वॉल होती भी नहीं है, इसलिए अगर अपन पेनिसिलिन ले भी लें तो हमारी बॉडी पे तो कोई उसका इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि वो पेनिसिलिन क्या कर रही है, सेल वॉल को ख़त्म करती है, और हमारी बॉडी में सेल वॉल है ही नहीं, तो इसलिए हमारे ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा और बैक्टीरिया जो है उससे ख़त्म हो जाएगा। that use such process for making cell wall. Okay, similarly many antibiotics work against many species of bacteria rather than simply working against one, है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे वही पेनिसिलिन जो है दूसरी बैक्टीरिया के ऊपर भी उसका यूज़ ले सकते हैं, है ना। और देखें आप, बट वायरसेस, अब यही बात अगर अपन वायरस के ऊपर करें तो बट वायरसेस डू नॉट यूज दीज पाथवे एट ऑल, है ना। अपन देखते हैं वायरस जो है ऐसा कोई सेल वॉल अपने ऊपर नहीं बनाता, है ना, किसी तरीके का कोई सेल वॉल होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो डेड मटेरियल है और मॉलिक्यूल है, और सेल जैसे किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है तो वो उसके अंदर एंटर कर जाता है, यानी सेल के अंदर एंटर कर जाता है। जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस अगर हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो हमारी बॉडी की जो सेल है उसके अंदर घुस जाएगा, सेल के अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है ना। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। इसलिए अगर आप सोचो कि अब वो हमारी सेल के अंदर बैठा है, कौन, वायरस, है ना, और अगर अपन उसके ऊपर एंटीबायोटिक लेवें तो एंटीबायोटिक तो सेल वॉल ख़त्म करती है, और सेल वॉल तो है ही नहीं, हमारी सेल के ऊपर तो सेल वॉल है ही नहीं, और बैक्टीरिया उस सेल के अंदर एंटर करके बैठा है, छुप के बैठा है, सॉरी बैक्टीरिया क्या है, वो वायरस, है ना, और वो अपनी सेल से उल्टे सीधे काम करवा रहा है और हमें बीमार कर रहा है ना। तो अगर हम ऐसी कोई दवाई डालें जिसके कारण वो उसको मारें, तो उसको मारने के लिए पहले हमें हमारी सेल को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेल के अंदर छुप के बैठा है ना। तो ऐसी कोई दवाई डालेंगे तो पहले हमारी सेल ख़त्म होगी, उसके बाद बैक्टीरिया वो वायरस निकलेगा, उसके ऊपर वो इफेक्ट करेगी। इसलिए इसकी दवाई बनाना थोड़ा टिपिकल हो गया है ना। तो बट वायरस डू नॉट यूज दीज पाथवे एट ऑल एंड दैट इज़ द रीज़न वाई एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। इसलिए वायरल इन्फेक्शन पर ये एंटीबायोटिक काम नहीं करती। इफ़ वी हैव अ कॉमन कोल्ड, अगर हमारे को कॉमन कोल्ड हो रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है सामान्य, तो टेकिंग एंटीबायोटिक्स डज नॉट रिड्यूस द सीवियरिटी और द ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज़। इसलिए आप देखोगे कि अगर हमारे को इस तरीके का कोई कॉमन कोल्ड हो जाता है तो एंटीबायोटिक लेने से उसकी सीवियरिटी और उसका जो टाइम पीरियड या ड्यूरेशन जो है उस जुकाम का वो कम नहीं होता है, 2-5 दिन तो लगते ही हैं उसको ठीक होने में। तो हाउएवर इफ़ वी आल्सो गेट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन अलोंग विद द वायरल कोल्ड, अगर हमारे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है और साथ साथ वायरल कोल्ड भी हो रहा है, टेकिंग एंटीबायोटिक्स विल हेल्प, जिससे क्या होगा, हम एंटीबायोटिक लेंगे तो वो हमारे को काम कर जाएगी, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया को भी वो ख़त्म
कर देगी और धीरे धीरे वायरल को हमारी WBC कंट्रोल कर लेगी। ओके, टेकिंग एंटीबायोटिक्स विल हेल्प, इवन देन द एंटीबायोटिक्स विल वर्क ओनली अगेंस्ट द बैक्टीरियल पार्ट ऑफ द इन्फेक्शन, डू नॉट द वायरल इन्फेक्शन। तो अगर हमारे को वायरल इन्फेक्शन भी हो रहा है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उस एंटीबायोटिक्स से ख़त्म हो जाएगा, बट वायरल इन्फेक्शन है वो ऐसा बना रहेगा और 2-5 दिन में जब तक हमारी WBC पावरफुल होगी तो उसको वो ख़त्म कर देगी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है मीन्स ऑफ स्प्रेड है ना, कि भाई किस साधनों से ये बीमारी जो है स्प्रेड होती है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।